Hello friends, welcome to Dan Law. Today we are going to discuss rule of law. Next topic of administrative law. So what is rule of law? So rule of law को समझने से पहले एक ब्रीफ कर लेते हैं, जैसे कि रूल ऑफ लॉ होता क्या है, ये कहाँ से आया. एज वी नो डैट रूल ऑफ लॉ डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच फ्रेज. वो फ्रेंच फ्रेज क्या था? ये फ्रेंच फ्रेज था, देखिए, ये था ले प्रिंसिपे डे लीगलिटे. ले प्रिंसिपे डी लीगलिटे, डैट मीन्स प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी. क्या है इसका मतलब? प्रिंसिपल ऑफ लीगलिटी, यानी कि विधि का शासन हो, कानून का शासन हो, दैट मीन्स रूल ऑफ लॉ. एक प्रोफेसर वेड थे, प्रोफेसर वेड, जिन्होंने क्या कहा था? प्रोफेसर वेड ने कहा था, जिन्होंने रूल ऑफ लॉ को डिफाइन किया था. वेड एक्सप्रेस दैट द रूल ऑफ लॉ रिक्वायर्स दैट द गवर्नमेंट शुड बी सब्जेक्ट टू द लॉ. द गवर्नमेंट शुड बी सब्जेक्ट टू द लॉ रैदर देन लॉ सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट. जैसे यहाँ पर अभी इसको समझेंगे आगे, जैसे कि गवर्नमेंट इज़ नॉट एबव द लॉ. इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट एबव द लॉ नहीं है, लॉ इज़ सुप्रीम. जहाँ पर लॉ सुप्रीम है, गवर्नमेंट विल वर्क अकॉर्डिंग टू द लॉ, नॉट लॉ विल change according to the government. Okay, so the government is not above the law. So every person on the land, irrespective of their status and how much powerful they are, law is above and supreme than any person on this land, or irrespective of their status and how much powerful they are. Okay, so the doctrine of rule of law बात करता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ के बारे में. सबके लिए कानून एक है. इन अ डेमोक्रेसी नो वन इज एबव लॉ, एज यू नो, एंड देयर शुड बी नो आर्बिटरनेस और ऑपरेसिव लॉ. आर्बिटरनेस यानी कि कोई लॉ से बाहर, यानी कि जो कानून में है, लॉ ऑफ लैंड जो कहता है, उससे बाहर कोई आर्बिटरनेस यानी बाहर का कोई पावर, यानी कि कोई गवर्नमेंट का या फिर कोई गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, वो उसको अलग तरीके से इन्फोर्स नहीं कर सकता. ये इन्फोर्स उसी तरीके से होगा जैसा कानून बना हुआ है, और ये इन्फोर्समेंट होगा कानून का, वो चेक किया जाएगा जुडिशरी के द्वारा. जैसे कि रूल ऑफ लॉ का एम है कि फंडामेंटल राइट्स को बनाए रखना. क्या? फंडामेंटल राइट्स को बनाए रखना. एक ब्रीफ कर ले रहा हूँ मैं अभी, ओके, कि फंडामेंटल राइट्स को बनाए रखना और फ्रीडम को अपलिफ्ट करना. क्या है? फ्रीडम को अपलिफ्ट करना, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है. जैसे फंडामेंटल राइट्स है, या फिर फ्रीडम, अपलिफ्टमेंट ऑफ फ्रीडम की बात हो गई. सो अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो रूल ऑफ लॉ को देखें तो कुछ और बताया गया है. जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजंस, ओकेजन्स पे, सॉरी, जुडिशल डिसीजंस यानी ओकेजन्स पे रूल ऑफ लॉ को इलिस्ट्रेट किया है. डिफरेंट ओपिनियन, डिफरेंट प्रिंसिपल्स के थ्रू इसको बताया है. जैसे कि एविडाइसी का कॉन्सेप्ट है, जो कि हम अभी पढ़ने वाले हैं. एविडाइसी का कॉन्सेप्ट, ओके, एविडाइसी साहब के कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर रूल ऑफ लॉ को समझा जाए तो एविडाइसी का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और देखिए, जैसे कि एविडाइसी के रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल में जैसे उसको समझाया गया है, इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन भी बताया गया है, सॉरी. अगर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी, दीज आर द पार्ट ऑफ प्रीएम्बल, एज यू नो. सो सबसे पहले समझते हैं, जैसे कि और भी अगर बात करें रूल ऑफ लॉ की, ब्रीफ कर ही ले रहे हैं, तो रूल ऑफ लॉ के जैसे कि ऑरिजिन के बारे में भी जान लेते हैं, कहाँ से आया. जैसे मैग्ना कार्टा एक कॉन्सेप्ट है बहुत ही, जो कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है. ह्यूमन राइट्स के बारे में आप जब पढ़िएगा, बेसिक राइट्स है ह्यूमन बीइंग का, उसके बारे में पढ़िएगा, तो मैग्ना कार्टा एक प्रिंसिपल आया था. कहाँ ये प्रिंसिपल आया था? ये आया था इंग्लैंड में. इंग्लैंड में आया था क्या? मैग्ना कार्टा. सो द मैग्ना कार्टा क्या था? ये 1215 में जो आया था मैग्ना कार्टा 1215 में. सो मैग्ना कार्टा इज बेसिकली, देर वाज ऑन दैट टाइम डिस्प्यूट बिटवीन मोनार्की एंड पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड. ओके, मोनार्की यानी कि राजतंत्र और पार्लियामेंट जो वहाँ था, जो कि कानून बनाता है, उसके बीच में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट था. और वो डिस्प्यूट क्या था कि मोनार्की कॉन्सेप्ट एबव द पार्लियामेंट है या पार्लियामेंट एबव द मोनार्की है. तो डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो आगे जाकर इसको रूल ऑफ लॉ यानी मोनार्की जो मैग्ना कार्टा को लाया गया. उसके बाद समझे, मोनार्की और पार्लियामेंट में डिस्प्यूट जब हुआ तो रूल ऑफ लॉ यानी कि मैग्ना कार्टा, उसमें रूल ऑफ लॉ कॉन्सेप्ट नहीं था, मैग्ना कार्टा को लाया गया, और दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ रूल ऑफ लॉ इन इंग्लैंड. ओके, वो रूल ऑफ लॉ का बिगनिंग था इंग्लैंड में. और इन यूएसए की अगर बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जैसे कि डॉक्ट्राइन ऑफ रूल ऑफ लॉ ओरिजिनेट हुआ 1776.
देखिए ये आपको मिल जाएगा, अगर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, और ये ह्यूमन राइट्स के बारे में वहाँ पर बताया गया है। उसी में आपको ये मैग्ना कार्टा के बारे में डिटेल में बताया गया है। चलिए कोई नहीं। लेटर ऑन डाइसी का जो कॉन्सेप्ट है, एवी डाइसी साहब का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्वीकार किया गया, रूल ऑफ लॉ को लाया गया। जैसे कि इसमें दो तीन चीज़ें बताई गई है, सुपरमेसी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या होता है? Here it is written, according to the Dicey, the rule of law is one of the fundamental principle of the English legal system, and in the aforesaid book he attributed the following three meanings to the said doctrine. First one is supremacy of law, second one is equality before law, and third one is judgment constitution. So supremacy of law की अगर बात करें ना, तो supremacy of law first pillar of Dicey concept है। ये जो supremacy of law है ये क्या है? फर्स्ट पिलर ऑफ डाइसी कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट पिलर ऑफ डाइसी कॉन्सेप्ट। ओके, एंड लॉ रूल्स ओवर ऑल इंक्लूडिंग लाइक अगर बात करें कोई पर्सन का या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडी काम कर रही है, वो हर चीज़ों के लिए जो कानून बना रहा है, एडमिनिस्ट्रिंग कर रहा है, जो कानून का पालन कर रहा है उसके लिए भी, यानी कि जो पर्सन है उसके लिए भी कानून बन रहा है, और बाकी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंटल बॉडीज़ है, पार्लियामेंट है जो कानून बना रही है, सब के लिए कानून एक है। ओके, यहाँ पर कोई ये नहीं है। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ कहने का मतलब ही ये होता है कि जो लॉ है वो सुप्रीम है। सो लाइक ये अपोज करता है, क्या अपोज करता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ में? ये भी समझ लीजिए कि अपोज करता है क्या, कि आर्बिट्ररीनेस ऑफ गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है वो एक्सेस पावर ना इस्तेमाल करे, जो कानून में दिया गया है वही होगा। समझे? ब्रीच ऑफ लॉ अगर किसी ने किया है तो उसके लिए पनिशमेंट निर्धारित है, जैसे कि जानते हैं। तो सुपरमेसी ऑफ लॉ वेयर लॉ इज सुप्रीम। एक बार रीड कर दे रहा हूं। द रूल ऑफ लॉ रिक्वायर्स दैट द गवर्नमेंट शुड बी सब्जेक्ट टू द लॉ रेदर देन द लॉ सब्जेक्ट टू द गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने बताया था जब बिगिनिंग में जब बता रहा था मैं कि इस प्रोफेसर बेड ने जब डिफाइन किया था उस समय मैंने बताया कि ये जो गवर्नमेंट है इज नॉट एबव द लॉ, लॉ इज द सुप्रीम, लॉ सुप्रीम है, गवर्नमेंट इज नॉट एबव द लॉ, गवर्नमेंट विल वर्क अकॉर्डिंग टू द लॉ। सो आप समझ गए, एवरी पर्सन ऑन दिस लैंड इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस, देयर हायर स्टेटस, सो लॉ इज एबव। ओके, तो लॉ एबव है सबसे ज़्यादा, समझ गए। एंड अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन नो मैन कैन बी अरेस्टेड, नो मैन कैन बी arrested, punished or be lawfully made to suffer in body goods except by due process of law and for the breach of law। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहने का मतलब क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहने का मतलब ये लॉ जस्ट फेयर होना चाहिए, जो भी लॉ का इन्फोर्समेंट हो रहा है वो जस्ट फेयर होना चाहिए और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ होना चाहिए, समझे। एंड ब्रीच ऑफ लॉ एस्टेब्लिश्ड इन ऑर्डिनरी लीगल मैनर बिफोर द ordinary courts of the land। So Dicey described this principle as a central and most characteristic feature of common law। तो supremacy of law समझ में आ गया कि फर्स्ट पिलर ऑफ Dicey concept है law rules over all including like person who is administering the law, or it opposes the arbitrary power of the government, and if there is a breach of law then punishment is, जो कि पनिशमेंट सुनिश्चित किया गया उसके लिए अगर ब्रीच होगा तो। नाउ कम टू द सेकेंड, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है? सेकेंड इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ डाइसी कॉन्सेप्ट। डाइसी कॉन्सेप्ट का सेकेंड इंपॉर्टेंट पिलर है लाइक एवरी मैन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रैंक और पोजीशन। एवरी मैन, जितने भी व्यक्ति है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रैंक और पोजीशन, दे आर सब्जेक्ट टू द ऑर्डिनरी लॉ एंड ऑर्डिनरी कोड। ओके, जितने भी व्यक्ति है वो सब्जेक्ट टू है ऑर्डिनरी लॉ एंड ऑर्डिनरी कोड। देयर विल बी नो स्पेशल कोर्ट विल बी प्रोवाइडेड टू देम, कि अगर कोई बहुत बड़ा हायर स्टेटस का व्यक्ति है, अगर उसने कोई कानून तोड़ा है तो उसके लिए कोई स्पेशल कोर्ट नहीं होगा, ऑर्डिनरी कोर्ट होगा, और जो ऑर्डिनरी लॉ सबके लिए है। सो वही इक्वलिटी बिफोर लॉ का बात करता है। और जैसे कि हमारा फंडामेंटल राइट भी लेटर ऑन 1947 के बाद जो इंक्लूड किया आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, और फंडामेंटल राइट्स जितने भी चीज़ें सबके लिए एक है, और जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं वो सब इसी डाइसी कॉन्सेप्ट पे बेसिकली इसी को इंक्लूड किया था। ओके, सो देयर विल बी नो स्पेशल कोर्ट विल बी प्रोवाइडेड टू देम, लॉ इज इक्वल फॉर ऑल। सो इक्वलिटी बिफोर लॉ समझ गए, इसको रीड करने की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिएगा एक बार। जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या होता है? जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि ये जो थर्ड कॉन्सेप्ट है किसका? एवी डाइसी का। एवी डाइसी का थर्ड कॉन्सेप्ट है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं?
प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, यानी कि जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले अगर इसका ब्रीफ करें तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना है, क्योंकि हर चीज़ को लॉ में लिखा गया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा और तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा है, आर्बिट्ररी पावर कहीं इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जज मेड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कि रूल ऑफ लॉ मस्ट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ एंड जुडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ओके, जो रूल ऑफ लॉ है, जहां सुपरमेसी ऑफ लॉ की अगर बात करते हैं, लॉ सुप्रीम है, जो लॉ ऑफ लैंड है वो सुप्रीम है और वो सबके लिए बराबर है यानी समान है। तो ये जो रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पर प्री डोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट होता है कि रूल ऑफ लॉ मस्ट बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट। ऐसा नहीं है कि कानून बना दिया गया, जुडिशरी ही चेक करती है, और कानून अगर देश में बनता है तो वो भी जुडिशरी ही चेक करती है, समझ गए। तो ये जो तीन चीज़ें यहाँ पर जो बताई गई है, फर्स्ट वन इज सुपरमेसी ऑफ लॉ, सेकंड वन इज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड थर्ड वन इज जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें तो वो क्या होता है, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट, यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करता है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हमारा जो गवर्नमेंट का जो ब्रांच है, जैसे कि द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी, सबका अपना अपना काम है। लेजिस्लेचर कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव उस कानून को एग्जीक्यूट यानी इन्फोर्स करता है, और जुडिशरी चेक करता है जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया लॉ है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सबका बेस है। बिकॉज ऐसा कोई लॉ नहीं बनना चाहिए जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई हिस्सा का अगेंस्ट है। जैसे आर्टिकल 13 क्लॉज 2 इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करता है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, 13 क्लॉज 1, 13 क्लॉज 2 पता ही है आपको। चलिए आगे आते हैं। अब जैसे कि ये तो देख लिया मेरिट्स ऑफ दिस डॉक्ट्राइन क्या है, इसका मेरिट्स सबसे पहले आते हैं एक्सेप्शन ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का एक्सेप्शन क्या है, रूल ऑफ लॉ तो जान गए, इसका एक्सेप्शन क्या है। सो एक्सेप्शंस की अगर बात करें, अगर एक्सेप्शन की बात करें तो अब मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में यूनिवर्स ग्रोथ देखने को मिल रहा है। जैसे जहाँ पर डिस्क्रिशन है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में, जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है, लाइक प्रिवेंटिव डिटेंशन की हम बात करते हैं, ये एक्सेप्शन बात कर रहा हूँ मैं अभी। प्रिवेंटिव डिटेंशन की अगर बात करते हैं तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या, तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक तरीके से नॉर्मल फीचर हो गया है एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज में। तो ये तो कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ का वायलेशन है कि एक तरफ से आप प्रिवेंट कर रहे हो डिटेंशन को। ओके, सो यहाँ पर ये भी है कि ये डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव भी यहाँ पर एक तरीके से एक्सेप्शन में आता है कि डिस्क्रिशनरी पावर, जैसे कि आप किसी को सजा मिल गया तो पार्डनिंग पावर दे दिया गया है गवर्नर को, प्रेसिडेंट को, लाइक प्रेसिडेंट इन आर्टिकल 72, गवर्नर इन आर्टिकल 161। सो आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट, गवर्नर आर्टिकल 161। ओके, सो ये है क्या, सो ये भी तो डिस्क्रिशनरी पावर है। आर्टिकल 85 की अगर बात करें, प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन बहुत ज़रूरी है डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस में। सो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ये एक्सेप्शन में फॉल करता है, और रूल ऑफ लॉ के एक्सेप्शन में कि इम्यूनिटी भी दिया गया है, कुछ लोगों को प्रिविलेजेस दिए गए, जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर को भी दिया गया है प्रिविलेजेस। सो रूल ऑफ लॉ कहीं ना कहीं एबव हो जाता है। ये लॉ तो रूल ऑफ लॉ तो एबव है ही है, लेकिन प्रेसिडेंट और गवर्नर को अगर इनकी बात करें तो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी इनको दिया गया है। तो ये हो गया कि आपका एक तरीके से एक्सप्लेनेशन हो गया, एक तरीके से जो एक्सेप्शन है उसका एक्सप्लेनेशन बताया गया। सो मेरिट्स ऑफ डॉक्ट्राइन की अगर बात करें, डॉक्ट्राइन ऑफ रूल ऑफ लॉ प्रूव्ड टू बी इफेक्टिव एंड पावरफुल वेपन इन कीपिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज विद इन देयर लिमिट। जाहिर सी बात है, क्योंकि सुपरमेसी ऑफ लॉ कहीं ना कहीं प्रधानता है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर status, their power. Okay, so the second principle, equality before law, is equally important in system wedded to a democratic polity. So it is best well known maxim. Okay, however high you may be, okay, law is above you. Okay, so all are equal before law. इन आर्टिकल 14 में इसको इंक्लूड किया गया लेटर ऑन 1947 के बाद। ओके, सो कहीं ना कहीं रूल ऑफ लॉ सुप्रीम है। नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल ऑफ लॉ अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एज वी डिस्कस्ड कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या इसका जो बताया गया था, ब्रीफ कर दिया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ को देखें तो कुछ और नहीं बताया गया है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे ओकेजन में रूल ऑफ लॉ को डिफरेंट यानी कि इलिस्ट्रेट किया है इसको एज ए एग्जाम्पल देकर। जैसे एविड आईसी का कॉन्सेप्ट को भी उन्होंने एक तरीके से
उसको बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। सो अगर अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टर्निटी, ये सारी चीज़ें जो प्रियम्बल में, ये सारा रूल ऑफ लॉ को ही तो बताता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ रूल ऑफ लॉ को ही बताता है। तो रूल ऑफ लॉ को एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए, like the constitution is a supreme and all the three organs of the government, the legislature, executive and the judiciary, are subordinate to and have to act in consonance with the constitution. So the doctrine of judicial review is embodied in constitution, and subject can approach high कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ओके, जो फंडामेंटल राइट जो गारंटेड है इन आर कॉन्स्टिट्यूशन एज यू नो। सो फंडामेंटल राइट्स जो है वो उसका अगर इन्फ्रिजमेंट हुआ यानी कि वायलेशन हुआ तो यू कैन गो डायरेक्टली टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ओके, लीगल राइट के वायलेशन है तो आपसे हाई कोर्ट जाइएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाइएगा। ओके, सो ये इफ़ द एग्जीक्यूटिव और द गवर्नमेंट अब्यूजेज द पावर, अब जाहिर सी बात है एग्जीक्यूटिव के पास पावर है, जैसे मैंने बताया कि एग्जीक्यूटिव के पास पावर है, अगर वो उस पावर को अब्यूज करता है एग्जीक्यूटिव, तो हम उस पावर के अब्यूज़ की वजह से हम बैठे तो नहीं रहेंगे, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। अगर फंडामेंटल राइट की वायलेशन है तो डायरेक्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ओके, सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकती है अगर फंडामेंटल राइट के वायलेशन है तो। ओके, ऑल रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंसेज, बाई लॉज, नोटिफिकेशन, जितना है रूल्स हो गया, रेगुलेशन हो गया, ऑर्डिनेंशन हो गया यानी अध्यादेश जो होता है, ओके, बाई लॉज हो गया, नोटिफिकेशंस हो गया, कस्टम्स एंड यूसेजेज, ओके ओके, कस्टम एंड यूसेजेज इज अ काइंड ऑफ, ये पार्ट होता है कस्टम का। ओके, आर लॉज विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विथ और contrary to any provision thereof they can be declared ultra virus by the supreme court and by high court। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि 13 क्लॉज 2 क्या करता है, कोई भी लॉ बनता है इंडिया में तो 13 क्लॉज 2 से कंसिस्टेंट होना पड़ता है। अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है कोई कानून बना है, दैट विल बी इनकंसिस्टेंट टू आर्टिकल 13 क्लॉज 2 एंड हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उसको जुडिशरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेल्ड कर देगी और उसको दोबारा उसको रिकन्सिडरेशन के लिए दिया जाएगा कि आप उसमें चेंजेस कीजिए जो भी फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, जो भी उसका आर्टिकल है या जो भी सेक्शन मेंशन किया गया, कोई भी ऐसा एक्ट पास हुआ है उसमें। ओके, तो द कॉन्ट्रारी टू एनी प्रोविजन देयर ऑफ दे कैन बी डिक्लेयर अल्ट्रा वायरस बाय द सुप्रीम कोर्ट, अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर देगा और हाई कोर्ट के द्वारा। सो द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू टेक ओथ टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, and no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law or of his property save by authority of law। So executive and the legislature यानी कि legislative and executive powers of the state and the union have exercised in accordance with the provision of the constitution, and the government and the public officials are not above law। Okay, and the maxim the king can do no wrong does not apply in India। किंग कैन डू नो रॉन्ग, जैसे कि मैग्ना कार्टा आया था जहाँ पे मोनार्की यानी कि किंग और वहाँ का जो पार्लियामेंट जो कानून चलाती है बनाती है उसके बीच में डिस्प्यूट हुआ था कि कौन एबव है, तो बाद में मैग्ना कार्टा को लाया गया, रूल ऑफ लॉ को मतलब लाया गया एक तरीके से इन ईयर 1215 बताया था मैंने ऑरिजिन ऑफ रूल ऑफ लॉ में। ओके, तो मुझे लगता है ये क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर हैविस कॉर्पस केस अगर देखें तो एट द juncture we may consider the position prevailing in India vis-a-vis the third principle of Dicey doctrine of rule of law। ओके, जो थर्ड प्रिंसिपल क्या बात करता है, डाइसी कॉन्सेप्ट का थर्ड प्रिंसिपल क्या बात करता है, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्प्रिट, आई थिंक, हाँ, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्प्रिट यानी कि जजमेंट लॉ, जजमेंट को जो लॉ होता है उसके बारे में बात करता है, प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्प्रिट के बारे में करता है। तो इसमें क्या बताया, जजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्प्रिट। ओके, सो until recently this principle was being studied and examined in the context of interpreting the provisions of constitution। So the provision has however radically changed with the leading pronouncement of the Supreme Court in ADM Jabalpur versus Sipkan Shukla में popular case है as you know। So ADM Jabalpur Sipkan Shukla में ये जो थर्ड कॉन्सेप्ट है उसको रखा गया, जो डाइसी का थर्ड कॉन्सेप्ट है कि रूल ऑफ लॉ जो है वो रूल ऑफ लॉ कहीं ना कहीं इसका जो थर्ड कॉन्सेप्ट है प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्प्रिट होना बहुत ज़रूरी है। जजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जुडिशरी हस्तक्षेप करेगी, रूल ऑफ लॉ मस्ट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ एंड जुडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट मीन्स इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज़ वेरी नेसेसरी। ओके, आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर।
Thank you so much. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.